हरे कृष्णा। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है, वैसे देखें तो चैप्टर में जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। मतलब इसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं। मेरे को जल्दी से यह बता दो कि क्या कभी स्कूल में इस तरीके का कोई टॉपिक, कोई चैप्टर था क्या? था। कितने बच्चों ने पढ़ा है? मैं सुनूंगा नहीं, आप टेंशन ना लीजिए कि ऐसा सुना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई बताना चाहेगा क्या कि अगर एक्सपेंडिचर से पहले शुरू करें आज की क्लास के लिए, तो क्या कोई बता सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम क्यों अलग अलग करते हैं? पहली सवाल तो ये, क्या होते हैं वो बात की बात है, क्यों हम अलग अलग कर रहे हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। आखिर क्यों अलग अलग कर रहे हैं? खर्चा तो खर्चा, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। तो व्हाट इज द नीड कि हम उसको डिफरेंशिएट करें बैठ करके? क्यों लगता है आपको क्यों अलग अलग करना पड़ेगा? कोई भी एक आधा कारण अगर दिमाग में आता हो। और कोई? अच्छा, हाँ बिल्कुल। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब हमें प्रॉफिट्स निकालने होंगे, प्रॉफिट्स के लिए हम जो एक्सपेंसेस लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं, उसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लेते, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेते। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली प्रॉफिट निकालते समय माइनस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होता। अगर मैं इसी पे एक और सवाल बनाऊं, ऐसा क्यों होता? यही है, लेकिन क्यों? कोई बताना चाहे? मे बी आप, मे बी कोई और भी, जरूरी नहीं कि आप ही बताएं, कोई और भी अगर बताना चाहे। नहीं, कोई नहीं, तो चलो आप ही बताओ। ओके, ठीक है। और कोई इस पे बताना चाहेगा कि करें कैपिटल एक्सपेंडिचर राइट ऑफ होता है? देखिए, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप गलत होंगे, तभी आप पढ़ने आए हमसे, है ना? तो शेयर करते रहेंगे, अपनी बातें आप मेरे तक पहुंचाएंगे, मेरी बातें आप तक पहुंचाएंगी, मिल मिला करके सीए बन जाएंगे हम लोग, उसमें क्या टेंशन है कि नहीं? बट शेयर नहीं करेंगे ना तो मुश्किल है, क्योंकि आप सबने कहा कि ये चैप्टर हमने सुना है। हम नहीं पूछ रहे कि स्कूल में डेफिनेशन सुना दो हमको, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं जानना। हमें तो ये जानना है, सिंपल सी बात है कि जैसा इन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, इसी पे एक क्वेश्चन है। या कोई और अगर अपने मन से बताना चाहे कुछ भी बात? नहीं, अच्छा चलो। देखो भाई, होता क्या है बेसिकली, हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट्स निकालते हैं, तो हम प्रॉफिट एक टेन्योर के निकाल रहे होते हैं, एक पीरियड के निकाल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, नॉर्मली हम एनुअली प्रॉफिट्स निकालते हैं, एक साल के प्रॉफिट्स निकालते हैं। जब हम एक साल का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो हम खर्चे भी उसी साल से रिलेटेड माइनस करते हैं। मान लीजिए मेरा पेन बनाने का बिजनेस है, मैं पेन बनाता हूं और बेचता हूं। पेन बनाने के लिए मैंने एक मशीन परचेज करी 1 करोड़ रुपए की, 1 CR की। मैंने इस साल एक मशीन परचेज करी पेन बनाने के लिए, पेन बनाऊंगा और पेन को बेचूंगा। अब अगर हम इस खर्चे को, आपको क्या लगता है वैसे तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तुक्का मारो। रेवेन्यू की कैपिटल, मशीन खरीदी है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इस मशीन जो 1 करोड़ की हमने खरीदी पेन बनाने को, अगर इस पूरे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे, यानी अगर हम खर्चा माइनस कर देंगे पूरा 1 करोड़ इसी साल, तो पता है क्या होगा, दिक्कत क्या होगी? अगर इसी साल पूरा 1 करोड़ माइनस कर दिया, तो इस साल के प्रॉफिट्स बैठ जाएंगे, धड़ाम हो जाएंगे, गिर जाएंगे, या हो सकता है लॉसेस में कन्वर्ट हो, लॉसेस दिखने लगे। जबकि जो मशीन खरीदी वो 1 करोड़ की है, बट वो मशीन से हमें जो फायदा मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा, क्या वो केवल एक ही साल मिलने वाला है? वो आने वाले सालों मिलेगा, मे बी 5 साल, 10 साल, 15 साल, हमें आने वाले सालों मिलेगा। अगर हमें आगे आने वाले सालों में मिलेगा, तो सही तरीका यह है कि हम थोड़ा थोड़ा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, लेट्स से मान लीजिए 1 करोड़ का है, 10 साल की लाइफ है, और थोड़ा अगर स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लगता है, तो हम लेट्स से 10-10 लाख रुपए हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएं। रीजन मीन, इसका फायदा केवल एक साल में थोड़ी ना मिलेगा, हर साल मिलेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली एसेट साइड दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट वगैरह खरीदा बैलेंस शीट में, और उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन हम राइट ऑफ करके डेप्रिसिएशन के तौर पे P&L में दिखाते हैं। लेकिन बोलने में जितना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल जीवन में बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थियोरेटिकल नहीं, आप पास हो जाएंगे बहुत आराम से। प्रैक्टिकल जीवन में एक बहुत ही मुश्किल काम है ये डिफरेंशिएट कर पाना कि ये जो हमने खर्चा किया,
ये कैपिटल नेचर का है कि ये रेवेन्यू नेचर का है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने अगर कोई खर्चा किया लेट से 1 करोड़ रुपए का, आपको क्या लगता है कैपिटल नेचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल और रेवेन्यू, खर्चा किया कोई भी खर्चा XYZ जॉब का मानो 1 करोड़ का खर्चा हुआ, कैपिटल, रीजन बीइंग बड़ा अमाउंट है। देखिए अगर हम सही मायने में बात करें तो हम अमाउंट के क्वांटम को देख के ये नहीं बता सकते कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रीजन बीइंग अमाउंट कितना आपके लिए मटेरियल है, ये फैक्ट पे और ये आपके बिजनेस पे, आपकी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत छोटी सी एक बात करते हैं, मान लीजिए, सपोज करिए, मान लीजिए एक रिक्शे वाला है, उसके लिए 100 रुपए भी बहुत मैटर करते होंगे, यस और नो? बहुत मैटर करते होंगे। धूप में मेहनत में वो लोगों को बैठालता है, सवारियां बैठालता है, एक जगह दूसरी जगह छोड़ता है, तब 10 20 30 40 रुपए मिलते हैं, उसके लिए 100 रुपए बहुत मैटर करते हैं। आपके लिए बात करें तो आपके लिए 100 रुपए बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप जाते हैं पेटीज खा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। अंबानी साहब के लिए बात करें तो उनके लिए 100 रुपए जो आपके लिए है, उनके लिए 1 करोड़ रुपए भी होगा। डिपेंड करता है कि आपका व्यापार कैसा है, आपके व्यापार का टर्नओवर कितना है। मान लो किसी बिजनेस का अगर टर्नओवर समझते हो ना, टर्नओवर मतलब होता है सेल। अगर किसी व्यापार में सेल है 100 करोड़ की, उसका टर्नओवर है पूरे साल का 100 करोड़, और उसने कोई खर्चा कर दिया 1 करोड़ का, वो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बराबर हो सकता है कि यार इतना तो बहुत इममटेरियल है। वहीं किसी का टर्नओवर ही है 2 करोड़ का, 1 करोड़ का खर्चा हुआ, तो कैपिटल है कि रेवेन्यू है? ये चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती हैं। यूजुअली आमतौर पे हम केवल अमाउंट पे फोकस नहीं करते, तो हम किस चीज पे फोकस करते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं। एक चीज जैसे नेचर ऑफ बिजनेस, अभी सब पढ़ाऊंगा आपको। मान लीजिए, सपोज करो किसी का व्यापार है मशीन खरीदना और बेचने का। किसी का व्यापार है, एक व्यक्ति है जो मशीन खरीदता है, बड़ी बड़ी मशीनें खरीदता है और मशीनें बेचता है। वो जब मशीनें खरीदेगा, उसके लिए वो मशीन का एक्सपेंडिचर जो होगा रेवेन्यू नेचर का होगा, क्योंकि उसका मेन काम ही यही है, बिजनेस ही यही है। वहीं पे अगर मैंने मशीन खरीदी पेन बनाने के लिए, मेरा पेन का व्यापार है, पेन बनाने के लिए मशीन खरीदी, तो मेरे लिए वही मशीन कैपिटल नेचर। या इसका और सबसे इजी एग्जांपल होता है फर्नीचर। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मैंने अपने रिसेप्शन के लिए बढ़िया 2 लाख के सोफे खरीद लिए। हमने कहा लोग आएंगे बैठेंगे, उनको अच्छा लगेगा, एडमिशन कराएंगे, पढ़ाई लिखाई सब किसको मतलब है ना? तो बढ़िया 2 लाख के मैंने सोफे खरीद लिए। मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर, मेरे लिए जो फर्नीचर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कैपिटल। वहीं किसी की फर्नीचर की ही शॉप है, वो महंगे महंगे फर्नीचर खरीदता है, 2 लाख के खरीदता है, 4 लाख के आगे बेचता है, उसके लिए वो फर्नीचर रेवेन्यू नेचर का है। तो एक तो बिजनेस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है, मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है। और भी जरा समझते हैं, जब भी हम कैपिटल और रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो खर्चा जो आमतौर पे विद इन अ ईयर बेनिफिट देने वाला है, विद इन अ ईयर बेनिफिट देने वाला है, 1 साल में उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो खर्चा होता है। क्या बात है, आप लोगों को सब कुछ तो आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वो खर्चा जो आपको आमतौर पे 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला है, वो कैपिटल नेचर। एक तो ये हो गया। और कैसे नापते हैं? ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इनहेंस होती है या एफिशिएंसी बढ़ती है, वो होता है कैपिटल नेचर का। और वो खर्चा जो आप अपनी एफिशिएंसी या अपनी मशीन की कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए करते हो, वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर इनमें से कौन सी बात देखनी है? ये क्या कंडीशंस? नहीं, हमें सारी बातें समझनी होंगी तब आंसर निकालेंगे। कोई लॉ तो है नहीं कि कंडीशन नंबर 1 चेक्ड, कंडीशन नंबर 2 चेक, नहीं, सब कुछ है। आज की तारीख में एक बहुत ही कॉमन चीज है जो जल्दी मिलती नहीं है, पता है क्या? कॉमन सेंस। मैं जितना बता लूं, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे और दिल से जो आंसर आएगा
99% उम्मीद है सही होगा। तो कई चीजों में दिल की भी सुननी चाहिए। अच्छा, और समझते हैं ऐसा कोई एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए हमने लेट्स से हम बात करते हैं, हमने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है ना। मोबाइल फोन जब हमने खरीदा, उसके साथ हमने उसमें टेम्पर्ड लगवाया और भी चीजें लगवाई, फिर वो मोबाइल फोन यूज में आया। मोबाइल फोन एक तरीके की मशीन हो गई मान लेते हैं, उसको पुट टू यूज करने तक के जितने खर्चे हुए वो कौन से नेचर के होंगे? नहीं, पुट टू यूज कोई भी मशीन इंस्टॉल करते हैं ना, चलो मशीन से ही समझाता हूं, मोबाइल आपको छोटा लग रहा होगा, मशीन से समझाता हूं। चलो मशीन का एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए अगेन पेन का एग्जांपल ले रहा हूं कि पेन बनाने के लिए मैंने मशीन परचेज करी। अगर मैंने मशीन परचेज करी और कितने की परचेज करी, मान लेते हैं 1 करोड़ की। मैंने दुकानदार से कहा कितने की मशीन है, उसने कहा 1 करोड़। हमने कहा पैसों की कमी नहीं है, हमने 1 करोड़ की चेक काट करके उनको दी। हमने कहा सर ये मशीन मेरी फैक्ट्री में पहुंचवा दीजिएगा। उन्होंने कहा सर पहुंचवाने का फ्रेट लगेगा 10,000 रुपए। हमने कहा ठीक है, हम 10,000 रुपए फ्रेट देने के लिए तैयार। फ्रेट समझते हैं भाड़ा, कैरेज, ठीक है। हमने कहा ठीक है 10,000 रुपए भाड़ा देंगे। हमने कहा ये मशीन इंस्टॉल भी तो होगी। कह रहे इंस्टॉलेशन के लिए इंजीनियर आएगा, वो अपनी 50,000 रुपए की फीस है उसकी। हमने ठीक है, इंस्टॉल करने के लिए हमने बंदा बुलाया, 50,000 बोलेगा। अब जब हम मशीन को कैपिटलाइज करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे दिखाएंगे, तो आमतौर पे जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि मशीन पुट टू यूज करने तक, पुट टू यूज समझते हैं, रेडी टू यूज वर्ड समझते हैं, चलो रेडी टू यूज तक के जितने खर्चे होते हैं आमतौर पे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम मशीन कैपिटलाइज करेंगे, मशीन की वैल्यू निकालेंगे कि कितना हम एसेट साइड में ले जाए, कितने की मशीन है, तो हम केवल 1 करोड़ की मशीन नहीं मानते। हम 1 करोड़ प्लस 10,000 जो भाड़ा लगा प्लस 50,000 जो इंजीनियर ने लिए, वेजेस बोल लो या जो भी पुट टू यूज करने के, इंस्टॉल करने के इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, वो सब जोड़ेंगे। यानी 1 करोड़ 60,000 की हमको मशीन पड़ी, उसको कैपिटलाइज करेंगे, फिर उस पर डेप्रिसिएशन निकाल निकाल के हर साल हम लिखेंगे। यानी मशीन कोई भी एसेट पुट टू यूज करने तक जितने खर्चे हैं वो हम क्या करने वाले हैं? कैपिटलाइज। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी फैक्ट्री में एक ट्रक यूज होता है। ट्रक, हमने एक ट्रक खरीद रखा है सामान इधर उधर करने के लिए। हमने जब ट्रक खरीदा होगा तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ होगा? कैपिटल। गुड गुड, वेरी गुड। और हम क्या करते हैं, उस ट्रक को भाई मेंटेन करना पड़ता है ना। सर्विसिंग समझते हैं ना, गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है, और भी जो टूट फूट होती रहती है वो सही कराना पड़ता है। ये कौन से नेचर के खर्चे होते रहेंगे? ये रेवेन्यू रिकरिंग नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हर बार होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक। दूसरा एग्जांपल, इसमें आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। दूसरा, हमने एक सेकेंड हैंड ट्रक खरीदा। हमने कहा यार नया तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, इतनी हैसियत ही नहीं है। सेकेंड हैंड हमने ट्रक खरीदा, और हमने सेकेंड हैंड ट्रक जब खरीदा हमें थोड़ी उसमें दिक्कतें दिखाई दी, तो हमने उसको सर्विस पे भेज दिया। हमने को ओवरऑलिंग कर दो, इसको थोड़ा अच्छा कर दो, देखने में भी थोड़ा सुंदर दिखे, जहां थोड़ा गंदगी हो वहां डेंट पेंट कर दो, है ना, थोड़ा ऑयल चेंज करके बढ़िया कर दो। उस पर खर्चा हुआ। वो खर्चा कौन से नेचर का है? कैपिटल। क्यों? वो भी तो सर्विस पे हुआ। आपने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी तो उसको पुट टू यूज करने से पहले वो खर्चा हुआ, कैपिटल नेचर। उसके बाद आ गई, आप चला रहे हैं, अब रेगुलरली मेंटेन करने के लिए जो जो खर्चे आते हैं वो सब कौन से खर्चे होंगे? रेवेन्यू। मान लीजिए मेरे पास एक कार है, हम उसकी सेम सर्विसिंग का एग्जांपल लेते हैं, सर्विस कराते रहते हैं, साफ सफाई कराते रहते हैं, कौन सा खर्चा होता है? रेवेन्यू। मान लो कभी उसमें कोई चीज खराब हो गई, सही करा दी उसको, कौन सा खर्चा? रेवेन्यू। अच्छा, मान लो हमसे सर्विस सेंटर वाले ने कहा कि सर अब आप देख रहे हैं ट्रैफिक कितना बढ़ता जा रहा है। हमने कहा, कह रहे सर मेरी बात मानिए, तो इस पे ना हमारे पास एक हेलीकॉप्टर का पंखा रखा है, हम वो लगा देते हैं ऊपर। आप जब बच्चों को पढ़ाने जाया करिए तो आप कहीं रोड से जाएंगे, है ना, आप उड़ के जाया करिए, क्रॉसिंग भी कई बार बंद होती है, तो आप अपना उड़ के अपना पहुंच गए। हमने कहा यार ये बहुत बढ़िया, लगा दो। उसने वो हेलीकॉप्टर लगा दिया। हम जानबूझ के अमाउंट नहीं बोल रहे हैं, रीजन मीन
हम अब आपको उस कॉन्सेप्ट से बाहर लाना चाहते हैं कि बच्चे अमाउंट सुन के ना बताएं, क्योंकि अमाउंट का कोई मतलब ही नहीं दुनिया में, है ना। तो उसने लगा दिया, जिससे मेरी कार की एफिशिएंसी बढ़ गई। जब ट्रैफिक होता है, हम बटन दबाते हैं, कार उड़ जाती है, आमने सामने वाले सब देखने लगते हैं, हम ठेंगा दिखाते हैं उनको, अपना आगे आ जाते हैं। ये कौन से नेचर का खर्चा है? कैसे लगा आपको कैपिटल? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बढ़ गई, उससे अब हम और चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, कैपिटल नेचर ही है। और एग्जांपल समझिए, देखिए इन सबके लिए बस यही लगाना है आपको दिमाग अपना, कॉमन सेंस। और एग्जांपल सपोज करो, अगेन मेरा प्रोडक्शन का काम है। काय का प्रोडक्शन करते हैं? पेन बहुत हो गया, अब लेते हैं लेट्स से रिमोट, ठीक है ना। सिर्फ चेंज इसलिए किया है कि आपको बोरियत ना हो। रिमोट का व्यापार है, मशीन्स हैं रिमोट बनाती हैं। मशीन जो मेरे पास है एक दिन में 1000 रिमोट बना देती है। इंजीनियर आया, वो कह रहा सर इस मशीन में ये वाला पार्ट लगवा लीजिए, इस पार्ट को अगर आपने लगवा लिया तो आप ये समझिए मशीन बिल्कुल धड़ 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 चलेगी और 1200 रिमोट बन जाएंगे एक दिन में। अभी आपके 1000 रिमोट बनते हैं, अब 1200 रिमोट बन जाएंगे, ये पार्ट लगा लीजिए। हमने कहा ठीक है लगा दो। वो जो खर्चा हुआ, पुरानी मशीन थी, पुरानी मतलब हमने पुरानी नहीं खरीदी थी, अभी टाइम हो गया था खरीदे हुए, 1000 बनाती जा रही थी। एक बंदा आया, कह रहे ये वाला पार्ट लगा लेंगे, मशीन बिल्कुल तेजी से चलने लगेगी। लगवा दिया, 1200 रिमोट बनने लग गए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीजन बीइंग उससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गई। दूसरा सेम मशीन रिमोट बनाती 1 करोड़, कुछ खराबी आई, मशीन बंद पड़ गई। बंदा आया, उसने कहा अरे सर ये तो पार्ट खराब है, इसका ये बदलना पड़ेगा। उसने बदल दिया, मशीन चलने लग गई, अभी भी 1000 रिमोट बन रहे हैं। रेवेन्यू नेचर का। तो ये चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने अभी तक जैसे बताया है आगे भी आप ऐसे ही बताइएगा, 99% आप सही होंगे। क्योंकि अगर 100% सही होगा तो भगवान बन जाएंगे हम लोग, भगवान तो बनना नहीं है। ठीक है, चलिए पढ़ के देखते हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। तो अभी पहले आज की क्लास में केवल एक्सपेंडिचर की ही बात करेंगे, फिर रिसीट्स की बात करेंगे। तो यहां पे हम लोगों को कैपिटल में भी आपको पेमेंट्स यानी एक्सपेंडिचर सिखाई जाएंगे, रेवेन्यू में भी पेमेंट्स यानी एक्सपेंडिचर, और सेम रिसीट्स भी दोनों की सिखाई जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एम्स इन ascertaining and presenting results of the business for an accounting period। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? आप सही तरीके से एसरटेन करें, निकालें और प्रेजेंट करें कि क्या रिजल्ट्स रहे, क्या प्रॉफिट्स की सिचुएशन है, प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या रहा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बता रही है, बैलेंस शीट्स क्या बता रही है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है। तो ये सही चीजें आपको अगर जाननी है तो उससे पहले आपको सही बाइफरकेशन करने की जरूरत है कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है कि रेवेन्यू है। फॉर एसरटेनिंग पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट, पीरियोडिकल मींस मे बी हाफ ईयर हो सकता है, मे बी क्वार्टर हो सकता है, मे बी ईयर हो सकता है, आमतौर पे मैनुअल। तो एनुअल अगर हमें बिजनेस रिजल्ट्स को जानना है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। The revenue expense relates to the operation of the business of an accounting period or the revenue earned during the period or the items of expenditure, benefits of which do not extend beyond that period। क्या बोल गया? कह रहे रेवेन्यू एक्सपेंस वो है जो ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। एन अकाउंटिंग पीरियड मींस 1 साल, जिसका बेनिफिट लिखा भी है, जिसका बेनिफिट आपको आमतौर पे 1 साल से ज्यादा नहीं मिलने वाला, बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द अदर हैंड जनरेट करता है एंड्यूरिंग बेनिफिट्स एंड हेल्प करता है आपको रेवेन्यू जनरेशन में। क्या केवल उसी साल के लिए? नहीं भैया नहीं, ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। बात समझ में आ गई? रेवेन्यू एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद फिजिकल एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, सेल परचेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेंट देते हैं फैक्ट्री का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपने मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देयरफॉर वेरियस प्रोडक्शन सेल्स जनरेट रेवेन्यू इन अर्निंग प्रोसेस, यूज कर रहे हैं गुड्स का, सर्विसेज का इन सपोर्ट ऑफ दोस फंक्शन, कॉजेस एक्सपेंसेस टू इंकर, यानी जो भी आप खर्चे कर रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं, लेट्स से आपने अपने यहां इंटरनेट लगवा रखा है, हर महीने बिल आता है, देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो भी इस तरीके की आप चीजें कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को हम कहां ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं। किसमें ले जाते हैं एक्सपेंसेस को? P&L में।
थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल। अब ये क्या है मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग, क्या बात है, बस वही आप राइटिंग अपनी और सुधार ले तो आप कामयाब हो सकते हैं बहुत अच्छे से। इन्होंने बिल्कुल सही बोला, हालांकि बाकी लोगों को समझ में आया कि इन्होंने बोला क्या? नहीं। अच्छा, बाकी लोग को पता है मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? नहीं। देखिए मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो जितने टाइम के आप रेवेन्यूज दिखा रहे हो, जितने टाइम के आप सेल दिखा रहे हो, आपको उतने टाइम के ही एक्सपेंसेस दिखाने होंगे, तब तो सही बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो लेट से 1 साल का फाइनेंशियल ईयर, आप मान लीजिए 2022-2023 का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का। आपने सेल इसी दौरान की पकड़ी, तो खर्चे भी 12 महीने के पकड़ोगे कि 9 महीने के पकड़ोगे कि 15 महीने के पकड़ोगे? 12। ये होता है मैचिंग प्रिंसिपल कि रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड मैच विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। ठीक है जी, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होते हैं पीएनएल अकाउंट में थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल व्हिच टेल अस व्हेन, कब और कितना, हाउ मच ऑफ द एक्सपेंसेस टू बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू। जिसका एक हिस्सा एक्सपेंडिचर का, कई बार हम क्या करते हैं, जो कैपिटल होता है उसको कैपिटलाइज करते हैं। पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज, केवल कब कैपिटलाइज करेंगे? ओनली व्हेन these can be traced directly to definable streams of future benefit। तभी कैपिटलाइज करेंगे जब आपको लग रहा हो कि हां इससे भविष्य में भी फायदा मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि केवल इसी साल के लिए ये है तो आपको उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाना चाहिए। बात समझ में आई? जैसे मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट कैपिटल, आराम से सोचो, मैं बैठ जाता हूं, इस पे डिस्कशन करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एडवर्टीजमेंट कोई एक बार करता है, फिर साल 2 साल 5 साल की छुट्टी हो जाती है? फिर नहीं करना पड़ता जब तक कुछ एक बार, जैसे मान लीजिए हमें, आप देखो लाइव चलते हैं हम, कोई भी अपने दिमाग में हमें रखना नहीं कि कैपिटल है कि रेवेन्यू। जैसे मान लीजिए हमने शिक्षा का एडवर्टीजमेंट किया, पेपर में ऐड दिया, है ना, और हमने पेपर में ऐड दिया कि बेस्ट कोचिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भविष्य बदल जाएगा। ठीक है ना जी? तो हमने एक बार ऐड दिया, बस 3-4 साल 5 साल कोई ऐड देने की जरूरत नहीं है। लोग वो पेपर संभाल के रखे रहेंगे हैं? क्या लगता है कि एक रिकरिंग नेचर में हमें देना पड़ेगा? पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के लिए, या इसके अलावा बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के तो बहुत माध्यम है आज की तारीख में। टीवी आप देखते होंगे, उसमें एडवर्टीजमेंट, है ना, रील्स में, यूट्यूब में कई बार एडवर्टीजमेंट। तो जैसे एक बार एडवर्टीजमेंट आया, बात खत्म हो गई कि आता रहता है, रिकरिंग नेचर होता है, आता रहता है। एडवर्टीजमेंट जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होता। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये क्या है? ये टैगलाइन सुनी कभी आपने? किसकी है? घड़ी साबुन। ये कैसे याद है आपको? क्या उन्होंने केवल एक बार खर्चा किया अपने एडवर्टीजमेंट, एक बार दिया, बार बार दिया, बार बार रिपीट कराया आपके दिमाग में, तो आपके दिमाग ने वो लाइन याद कर ली, और वो लाइन सुनते ही आपका दिमाग कहता है यार ये तो घड़ी साबुन है। आज की तारीख में तो बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट के नाम को रिप्लेस कर दिया है। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो आपको नूडल्स खाने, आप कहते हैं मैगी खाएंगे, वो वाली कंपनी की मैगी है, जबकि मैगी तो एक ब्रांड नेम है। और चलिए और एग्जांपल देता हूं। लोग पानी मांगने जाते हैं तो कहते हैं बिस्लेरी देना। अब भले ही उसकी जगह वो एक्वाफिना दे दे, किनले दे दे, या लोकल कोई ब्रांड उठा करके दे दे, लोग ऐसे खोलते हैं, इसी लोग पी जाते हैं। 90% लोग बिस्लेरी ने वो ब्रांड बना लिया कि लोग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ना मान के बिस्लेरी मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात को? ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? रीजन मीनिंग आपने प्रोडक्ट नेम को अपने ब्रांड नेम से रिप्लेस कर दिया। आमतौर पे रेवेन्यू नेचर का होता है, बट पूरी बात क्लियर करते हैं। जब हम कोई एक्सपेंडिचर ऐसा करते हैं, नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोई नई प्रोडक्ट लाइन लेके आ रहे, कई बार आपने एडवर्टीजमेंट्स ऐसे भी देखे होंगे कि बैनर लगा होता है, ब्रांड कुछ नहीं लिखा होता, और कुछ एक आधा आइटम की फोटो बनी होती है और लिखा होता है कमिंग सून। उसको समझ के, जैसे
गाढ़ा मजा, नमस्ते इंडिया वालों ने जब दूध लॉन्च किया था, गाढ़ा मजा, जल्द आ रहा है गाढ़ा मजा, गाढ़ा मजा, गाढ़ा मजा करके खूब ऐड किया, कहीं डाला ही नहीं कि नमस्ते इंडिया है कि क्या है। तो लोगों के दिमाग में एक क्रेज क्रिएट हुआ, ये क्या चीज है यार, ये क्या है, कब पता चलेगा क्या है। फिर उन्होंने कहा गाढ़ा मजा हमारा नमस्ते इंडिया का मिल्क प्रोडक्ट है। उस पे जो उन्होंने नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करने पे खर्चा किया, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस कि उसका फायदा हमको जो है, उसका जो फायदा 1 साल से ज्यादा मिलने वाला है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करके पीएनएल में दिखाते रहते हैं, बाकी हम बैलेंस शीट में लेते जाते हैं, कोशिश करते हैं 3 से 5 साल में उसको राइट ऑफ कर दें। तो वैसे लेकिन नॉर्मली कोई केवल एडवर्टीजमेंट पूछे तो आप क्या बताइएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, पढ़ते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देता जाऊंगा वक्त के साथ। और क्या है? डिस्टिंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल इज डन। कह रहा हम क्यों अलग अलग कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जाता है पीएनएल में, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह कहां जाता है? बैलेंस शीट। एग्जांपल देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द पीएनएल as their benefits are for one accounting period only, that is in which they are incurred। जिस साल हुआ उसी साल उसका बेनिफिट है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आर प्लेस्ड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट as they will generate benefits for more than one accounting period and will be transferred to P&L on the basis of utilization of that benefit, जिसको आप डेप्रिसिएशन बोलते हो। आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हो? बैलेंस शीट में ले जाते हो और थोड़ा थोड़ा पोर्शन डेप्रिशिएट करके आप पीएनएल में दिखाते हो। यही लाइन लिखी है कि जितना बेनिफिट आप यूज करते जा रहे हो वो दिखाते जा रहे हो। तो कह रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? फिर से पढ़ रहा हूं मैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? उसको हम कहां प्लेस करते हैं? एसेट साइड बैलेंस शीट के, और जैसे जैसे हम उससे बेनिफिट लेंगे, एक से ज्यादा पीरियड के लिए लेंगे, उतनी तरीके से उतने बेनिफिट्स हम पीएनएल में डालते जाते हैं, मतलब उतना खर्चा डालते जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जितना हमने यूटिलाइजेशन किया, जिसको आप डेप्रिसिएशन कहते हैं। हेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, अल्टीमेटली दोनों कहां जाएंगे? आज नहीं तो कल पीएनएल। रेवेन्यू तो तुरंत चला जाएगा, कैपिटल तुरंत नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके जाएगा, लेकिन जाना कहां है? पीएनएल में जाना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग। कह रहा जिस साल खर्चा किया उसी साल पीएनएल में डाल देते हैं। व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में इन कौन से ईयर में? जैसे जैसे बेनिफिट्स यूटिलाइज होते हैं ऑफ द ईयर इन विच देयर बेनिफिट्स आर यूटिलाइज। तो थोड़ा थोड़ा हम पीएनएल में डाल दें। देयरफॉर हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट इट इज द टाइम फैक्टर जो मेन डिटर्मिनेंट है ये ट्रांसफर कितना करना है पीएल में। जाहिर सी बात है रेवेन्यू में उसी साल तुरंत कर रहे हैं, कैपिटल में थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो टाइम के हिसाब से। ऑल्सो एक्सपेंसेस को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं पीएनएल में थ्रू मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी आपने ऊपर भी देखा, विच टेल अस कि कितना और कब आपको खर्चा दिखाना है और कितने एक्सपेंस दिखाने हैं, यानी जितने टाइम का खर्चा उतने ही टाइम का रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सेल। हाउएवर दोनों में डिफरेंस, ये लाइन बड़ी अच्छी लिखी है। However, distinction between capital and revenue creates a considerable difficulty। थोड़ा मुश्किल टास्क है ये पता लगाना कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू, है ना। इन मैनी केसेस बॉर्डर लाइन जो दोनों के बीच में होती है बड़ी थिन होती है, यानी दोनों के लाइन में जो डिमार्केशन की लाइन है, दैट इज डिफरेंस की जो लाइन है, बड़ी ही थिन है साहब, बहुत ही थिन है, और ब्लड भी कह सकते हैं आप इसको। यानी दोनों में डिफरेंस लगाना, पता करना आसान नहीं है, लेकिन आप इतने समझदार हैं, सारे सही आंसर देना आपके लिए तो आसान है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब आप कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोचें? कंसीडरेशंस तो क्या क्या है? पहली, नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया, बहुत अच्छा फर्नीचर का एग्जांपल लिया, अपने आप पढ़ के देखो, आपको समझ में आ रहा है? पढ़ो, इजी है। ऐसा कोई ट्रेडर जो डील कर रहा है किसमें? फर्नीचर में, उसके लिए पता है बेटा फर्नीचर क्या है? रेवेन्यू। लेकिन कोई और ट्रेड में अगर आप हैं, आप कोई और व्यापार करते हैं, पेन का, कोचिंग क्लासेस, मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके लिए फर्नीचर अगर वो खरीदता है तो कैपिटल, परचेज ऑफ फर्नीचर ऐसे केस में कैपिटल हो जाएगा। एंड जब कैपिटल होगा तो फिर वो बैलेंस शीट में दिखाएगा उसको। रेवेन्यू होता तो कहां दिखाता? पीएनएल में। देयरफॉर नेचर ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये सेपरेट करने के लिए कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा,
रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, अगर वो एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर समझते हैं, बार बार होना है, तो कौन से नेचर का होगा? रेवेन्यू। और अगर एक बार होना है, 2 3 4 साल का आपको फायदा दे रहा है, तो कैपिटल। पढ़ के देखते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी एक्सपेंस की क्वाइट ऑफन है, लगातार हो रही है, क्वाइट ऑफन है इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो हम उसको एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू नेचर कहते हैं। लेकिन अगर वो नॉन रिकरिंग है नेचर में, दैट इज इनफ्रीक्वेंट है नेचर, जो बार बार ऑफन अकर नहीं हो रहा है, तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताइएगा, ये रेवेन्यू का है कि कैपिटल का है? मंथली सैलरी या रेंट किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। क्यों? एज दे आर इंकर्ड एवरी मंथ। परचेज ऑफ एसेट, रॉ मटेरियल नहीं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल तो रेवेन्यू, परचेज ऑफ एसेट कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? इज नॉट द ट्रांजेक्शन डन रेगुलरली, रेगुलरली तो हो नहीं रहा, इसलिए आप उसको कैपिटल में दिखाते हैं। क्लियर हो गया? अगला है पर्पस ऑफ एक्सपेंस, आप क्यों वो खर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप नॉर्मल मशीन को मेंटेन कर रहे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में खर्चा कर रहे हैं, तो कौन सी नेचर का होगा? रेवेन्यू। और अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपिटल। पढ़ के देखते हैं। एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीन्स may be incurred in the course of normal maintenance of the asset। जो नॉर्मल मेंटेनेंस वाला है वो कौन सा होगा? एग्जांपल किसका है? रेवेन्यू का कि कैपिटल का? रेवेन्यू। ये लिखा है सच एक्सपेंसेस आर रेवेन्यू नेचर। ऑन द अदर हैंड बात करें, एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर ऑफ द एसेट सो एज टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कैपिटल नेचर। हाउएवर, तब भी दोनों को डिफरेंस में निकालना कह रहा है इज नॉट ऑलवेज सिंपल, इतना आसान होता नहीं। हाउएवर, डिटरमिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड ऑर्डिनरी रिपेयर व्हिच शुड बी एक्सपेंस्ड, कितने को खर्चे में दिखाएं, एज अपोज टू अ कॉस्ट व्हिच आउट टू बी कैपिटलाइज्ड, और कितना कैपिटल करें, ये सिंपल टास्क नहीं। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये पता लगाना उतना आसान भी कह रहे नहीं। ठीक है जी, डरा क्यों रहे? बोल तो रहे, सही बोल रहे हैं। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, अगर वो खर्चा आपकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में फर्क डाल रहा है, बढ़ा रहा है, तो कौन से नेचर का होगा? कैपिटल। जैसे कभी सिनेमा हॉल तो गए होंगे, थिएटर मूवी देखने गए? ओके, अभी रिसेंटली गए कि बहुत साल पहले? ऐसे ही पूछ रहा हूं, गए ना कभी ना कभी? ठीक है, मान लीजिए मूवी हॉल है, सिनेमा हॉल थिएटर है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए एक और एग्जिट गेट बनवाया। उनकी फायर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि एक और एग्जिट गेट होना चाहिए, कल को खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो तो लोग निकल सके। तो उन्होंने एक जगह की दीवार ब्रेक करके वहां पे भी एक इमरजेंसी एग्जिट बनवा दिया। उस पर खर्चा हुआ। कौन से नेचर का खर्चा है? कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, फिर दोनों के आंसर आपसे पूछूंगा। एक और एग्जांपल, दूसरा, उन्होंने एक पैसेज था गैलरी टाइप की, उस दीवार को चौड़ा करके एक गैलरी और निकाली, एक रो और बना दी लोगों के बैठने के लिए। करीब 10 लोग अब और बैठ के मूवी का मजा पॉपकॉर्न के साथ ले सकते हैं। ये वाला कौन सा एक्सपेंडिचर? ये कैपिटल है। ये सबको ठीक है, कैपिटल, ये कैपिटल। ये पहला वाला वो रेवेन्यू नेचर का है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ना कि कैपिटल। अगेन यहां पे मैंने जैसा कि कहा, कैपिटल और रेवेन्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया इस समय पे। क्यों? आपको देख के लग रहा होगा कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कैपिटल होना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे साहब हमने मेंटेन करने के लिए करना जरूरी था, इसलिए हुआ, तो रेवेन्यू नेचर का। अगर मान लो उसी ने एक फ्लोर और बनवा दी ऊपर, कैपिटल नेचर का। अगेन मैं बोल रहा हूं, डिस्प्यूटेड बातें हैं, हो सकता है किसी को कैपिटल लगे, किसी को रेवेन्यू लगे, बट जो सही है वो मेरा काम है आप तक पहुंचाना। तो इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है कि ये है तो रेवेन्यू, ये है तो कैपिटल, सब कुछ दिमाग पे। ठीक है, क्लियर? पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, द एक्सपेंसेस जो आपको हेल्प करेंगे जनरेट करने में इनकम, दैट इज रेवेन्यू इन द करंट पीरियड, आर रेवेन्यू इन नेचर एंड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन द करंट पीरियड। यानी इसी साल जो आपकी मदद करने वाले इनकम कमाने में, वो रेवेन्यू है। ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सपेंडिचर हेल्प करेगा टू जनरेट रेवेन्यू ओवर more than one accounting period, so it is generally called capital expenditure. When expenditure on improvements and repair of a fixed asset is done, improvement करी, कोई repairing करी, कह रहा है it is charged to P&L। कब? पूरी बात, कंडीशन P&L में दिखाएंगे तब, if expected future benefits उस fixed asset से do not change। यानी fixed asset पहले भी 1000 पेन बनाता था, अभी भी
1000 रुपए नहीं बनाएगा तो रेवेन्यू नेचर। लेकिन 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 अगर वो, यहां लिखा नहीं इन्होंने, एंड इट, हाँ लिखा तो है, एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। एसेट में दिखाएंगे, एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे कब, जब उससे आपको एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट इंक्रीज होंगे। यानी 1000 पेन बनते थे, अब 1200 पेन बनने लगेंगे, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अभी तक आपने 4 पढ़े, 5वां बाद में पढ़ाता हूं। 4 कौन कौन से पढ़े? पहला, बिजनेस का नेचर समझिए, किसके लिए आप निकाल रहे हैं कैपिटल और रेवेन्यू। दूसरा, समझिए कि रिकरिंग नेचर है, नॉन रिकरिंग नेचर है। तीसरा, उस एक्सपेंस का पर्पस क्या था। चौथा, रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी में क्या ही फर्क पड़ने वाला है। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियलिटी। अगर आपका टर्नओवर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, वैसे तो अमाउंट को हम लोग बहुत लास्ट में इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अगर टर्नओवर आपका अच्छा खासा है और खर्चा उस टर्नओवर के हिसाब से बहुत कम है, टर्नओवर है 100 करोड़ का, हमने अपने यहां एक 50,000 का वाटर कूलर लगवा दिया कि एम्प्लॉय ठंडा पानी पी ले। समझिएगा, बहुत गहराई से समझिएगा मेरी बात को। 100 करोड़ का टर्नओवर है, 50,000 का, बहुत गर्मी पड़ रही थी, हमने कहा एक वाटर कूलर होना चाहिए कि एम्प्लॉय भी ठंडा पानी पी ले। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू, वहीं पे नॉर्मल बिजनेसेस के लिए अगर कोई बोले तो है तो मशीन, नॉर्मल टर्नओवर है, 10-20 लाख का टर्नओवर है, तो फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाएगा, यानी मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी मतलब समझ गए ना, कौन सी चीज किसके लिए मटेरियल है। कोई चीज किसी के लिए इंपॉर्टेंट, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था 100 रुपए अंबानी और ये सब, तो मटेरियलिटी, materiality of the amount involved. Relative proportion of the amount involved is another important consideration in distinction between revenue and capital. यानी relative proportion समझ रहे हैं? Relative proportion मतलब relative means किसी के रिलेशन, किसके रिलेशन, आपका टर्नओवर, आपकी सेल के रिलेशन में कितना खर्चा हुआ यार, उसका तो इतने % भी नहीं बन रहा है। ठीक है, रेवेन्यू में डालो, खत्म करो ना। 100 करोड़ के टर्नओवर 50,000 का अगर वाटर कूलर है, कौन करेगा इसको कैपिटलाइज बैठ करके? समझ गए आप बात को? फिर इन्होंने कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और एक पैरा दिया है, अपने आप पढ़िए, इजी लिखा है, फिर ट्रू फॉल्स में पढ़ूंगा। पढ़ो और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। इजी वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। कोई लाइन ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। कौन सी लाइन? नहीं समझ पाया, कहां पूछ रहे हैं आप? लास्ट थर्ड लाइन 1 2 3, ये एंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट, ये क्या? एक्विजिशन मतलब, ओ एक्विजिशन मतलब होता है खरीदना, परचेज करना, परचेज का दूसरा नाम। देखिए क्या लिखा है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट्स टू द रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस। ठीक है जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपकी अर्निंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ओवर, वो भी 1 साल से ज्यादा। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको मदद करता है रेवेन्यू जनरेट करने में फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आइदर अकर होते हैं डायरेक्ट रिलेशन में विद द रेवेन्यू और इन रिलेशन विद अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट वगैरह। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली रिलेटेड है आपके सेल्स रेवेन्यू से, रेंट रिलेटेड है पर्टिकुलर अकाउंटिंग के लिए, यानी पीरियड के लिए, यानी ये इस साल का है तो इस साल दिखाएंगे, अगला जो अगले साल का फिर से देना पड़ेगा वो अगले साल दिखाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? मे रिप्रेजेंट एक्विजिशन, यानी खरीदे हैं, खरीदा, मे बी टेंजिबल एसेट और मे बी टेंजिबल ना करके इनटेंजिबल।
क्या इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल जी, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों खरीद रहे हैं? फॉर एंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स, आगे आने वाले सालों में भविष्य में फायदा उठाने के लिए। देयरफॉर बेनिफिट जो अराइज हो रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से, वो लास्ट करते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, वेयरएज दोस जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो उसी अकाउंटिंग पीरियड में खत्म हो जाते हैं। ट्रू फॉल्स? सभी लोग जवाब देंगे पक्का? भले ही आपको गलत दो, लेकिन जो लग रहा है वो दो, हमें जरूरी नहीं सही, ठीक है ना? चलिए ओके जी, ओके, शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं, स्ट्रेट करना है हमको, रीजंस भी बताने हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं एग्जाम में, यानी आपको रीजन भी बताने होंगे अगर बोलेगा तो। ओके, पहला है ओवरऑल एक्सपेंसेस। ओवरऑल समझते हैं? ओवरऑलिंग मतलब सर्विसिंग या इस तरीके का कुछ। ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज, एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी, उसको थोड़ा लेकिन हमने पहले ठीक ठाक करा लिया, ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस करे। कह रहे हैं आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई ट्रू नहीं, सबको फॉल्स लग रहा है। वेरी गुड, आप उम्मीद करते हैं सही होंगे। क्या लगता है आप सही हैं कि गलत हैं? सही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मान ली आपकी बात। अब नीचे मत देख लेना, नीचे तो नहीं देखोगे, हम रीजन पढ़ाने के लिए देख रहे हैं, आगे मत देखना है। ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इंकर्ड, क्यों? टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन, टू ड्राइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, इसलिए उसको आप कैपिटलाइज करेंगे। हाँ, एक बार मशीन खरीद ली होती, उसके बाद कुछ साल बाद आप उसको बराबर सही सही कराते जा रहे हैं, तो फिर वो कौन सा खर्चा होता? रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा, मनी स्पेंड टू रेड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहले मैं इसको एक थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं, फिर आपसे ट्रू फॉल्स। जैसे सभी लोग फॉल्स बोल रहे हैं कि नीचे देख क्या है, क्या नहीं, अच्छा ट्रू कोई नहीं बोल रहा है, तो आप ही समझा दो कि क्या है ये। ओके, थोड़ा कोई एग्जांपल, जैसे हाँ, ओके, सही बोल रहे हैं आप, चलिए मैं एग्जांपल समझा देता हूं। आजकल क्या है बेटा, आप देख रहे हैं हर चीज की कहीं ना कहीं मशीन्स आ गई हैं, ज्यादातर सभी चीजें मैकेनिकल होती जा रही हैं, इंसानों की जरूरतें अब कम होती जा रही हैं। इवन अब तो होटल्स में भी, बड़े बड़े होटल्स, भारी होटल्स में लोग रोबोट का इस्तेमाल करने लगे हैं एज अ वेटर। रोबोट आएगा, आपको ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लाके भी देगा, बदतमीजी करेगा भी नहीं, आप गाली भी दोगे तो भी मुस्कुरा कर से आपकी बात करेगा। हर चीजें चेंज हो रही हैं। होटल्स का ये एग्जाम्पल लिया है, तो मान लीजिए आपका रेस्टोरेंट है, अभी आपने बर्तन धोने के लिए 2 बंदे रखे हुए हैं, लोग आते हैं, खाते हैं, बर्तन धोते हैं, लेकिन कई बार गंदे बर्तन हो जाते हैं, सही से धुलते नहीं है, यूटेंसिल्स होते हैं साफ होते नहीं, कस्टमर देखता है, दिखता बाल आ गया, भाग जाता है, तो आपको लगा। और कई बार वो लोग नखरे दिखाते हैं कि आज हम नहीं आएंगे, आज यहां जाना है, आज पेट में दर्द है। आपने डिश वॉशर खरीद लिया, आपने मशीन लगवा दी, आपने कहा इसी में धुलेंगे, साफ भी धुलेंगे और ये कभी छुट्टी भी नहीं लेगा, रात में 2 बजे भी बर्तन धोने तो धुल जाएंगे। आमतौर पे जब आप मशीन्स या कोई भी ऐसा खर्चा करते हो, मशीन से ही समझते हैं, जल्दी समझ जाएगा। मशीन खरीदी आपने जिससे आपको लोगों की जरूरत कम हो गई। पहले आपने अपने यहाँ 50 एम्प्लॉय रखे थे, आपने ऐसी मशीन खरीदी कि 10 एम्प्लॉयज का काम ये मशीन कर लेगी, आपने 10 को हटा करके आपका वर्किंग एक्सपेंडिचर कम हुआ। ये जो मशीन खरीदी ये कैपिटल नेचर की है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जिससे आपके वर्किंग एक्सपेंसेस कम हो गए, डे टू डे खर्चों में कमी आई, वो खर्चा कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्कुल आप सब सही कह रहे हैं, ये अगेन मेरे को भी फॉल्स ही लग रहा है। और रीजन देखते हैं जरा क्या है, मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंस, मेरे को भी कैपिटल लगता है, रेवेन्यू नहीं लगता है। देखते हैं रीजन क्या दिया है। इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम्ड कि मनी जो स्पेंड करी है फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द एंटिटी। इट बिकम्स part of intangible fixed asset if it is in the form of technical know-how। टेक्निकल नो-हाउ खरीदा मे बी, या टेक्निकल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट खरीदे, ठीक है। ये सारी चीजें अगर एडिशनल रिप्लेसमेंट है या कुछ भी इस तरीके का है, ये सब कैपिटल नेचर का। कुल मिला के 100 की सीधी एक बात है, अगर कोई ऐसा खर्चा जिसको करने से आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आगे आने वाले टाइम में कम होने वाले हैं, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और क्या है तीसरा, लीगल फीस। लीगल फीस समझते हैं, वो एडवोकेट वगैरह को आपने फीस दी टू एक्वायर प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी खरीद रहे थे इस कैपिटल एक्सपेंडिचर, मान लीजिए मेरे को एक लेट्स से एक जमीन खरीदनी है, ठीक है ना, 2 करोड़ की जमीन है, हमें पसंद भी है, सब कुछ ठीक है, बट हमने एक लॉयर हायर किया, हमने कहा यार आप पेपर्स चेक कर लो एक बार कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम जैसे बंटी बबली में वो ताजमहल बेच जाता है, हम 2 करोड़ देके फंस जाएं, जमीन इनकी हो ही ना। उसने कहा ठीक है, उसने सब चेक किया, उसने 5,000 20,000 अपनी फीस ले ली। ये जो हमने फीस पे करी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, लैंड बिल्डिंग वगैरह खरीदने के लिए, ये कौन सा नेचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसी में एक बात और करते हैं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहे हैं, ट्रू है, पहले इतना पढ़ा देता हूं फिर इसमें एक बात आपसे और पूछूंगा। ट्रू है, लीगल फी पे जो हमने करी टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट इज इंकर टू पॉजेस ओनरशिप राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, इसी में एक बात और करते हैं, वापस थर्ड वाले में भी, फोर्थ में नहीं जा रहा। हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, लॉयर से सब चेक करा लिया, सब कुछ ओके था, बढ़िया था, हमने प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा दे दिया, लॉयर को भी सबको दे दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद क्या हुआ? सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ टाइम बाद, जब मैं कुछ टाइम बोलता हूं तो वो 1 महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ भी हो सकता है। मैं कहीं घूमने गया था और किसी माफिया ने आके उस पर कब्जा कर लिया कि ये तो हमारी जमीन है। हम खरीद चुके थे, लेकिन जब हम 2-4 दिन के लिए घूमने गए तो आके देखा कि एक मूछेदार हट्टा खट्टा माफिया बैठा था, कह रहा ये तो मेरी है। हमने कहा अरे तुम्हारी कैसे? जिंदगी भर की कमाई लगा के हमने खरीदी है, पेपर से ना पास। कह रहा नहीं हमारी, हम तोटेंगे ही नहीं। हमने कैसे कैसे नहीं हटोगे? हमारे देश में कोर्ट नाम की भी कोई चीज होती है, हम जा रहे थे वहां पर केस फाइल करने। हमने उसके ऊपर केस फाइल किया, लॉयर हायर किया कि जाओ इसके खिलाफ केस लड़ो। लॉयर अगेन फीस मांगेगा। कौन से नेचर? रेवेन्यू और कैपिटल। हार गया तो जमीन चली जाएगी। रेवेन्यू और कैपिटल, समझ नहीं आ रहा? यही तो मेरा काम है, कंफ्यूज करना। इंस्टीट्यूट का भी यही काम है, क्योंकि अगर सबको समझ में आए सब सीए बन जाएंगे। दिल से अच्छा क्या आवाज आ रही है, चाहिए बताओ? दिल से जो आवाज आएगी 99% सही होगी। रेवेन्यू, चलो एक बार देखते हैं कितने लोग रेवेन्यू कह रहे हैं, ओके, और कितने लोग कैपिटल कह रहे हैं। चलो अच्छा, अब मैं सही आंसर आपको बताता हूं। हमने ये खर्चा किया अपना लीगल टाइटल मेंटेन करने के लिए। हमने ये खर्चा किया, इस बात से सहमत है इस लाइन से? हमने ये खर्चा किया, लॉयर को फीस दे रहे हैं अपना लीगल टाइटल मेंटेन करने के लिए। और कोई खर्चा अगर हम कोई चीज मेंटेन करने के लिए करते हैं, रेवेन्यू नेचर है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि वो केस जीत गया और हमें 2 गज जमीन और मिल जाएगी। जमीन तो उतनी ही रहेगी ना। रेवेन्यू नेचर, ठीक है। इन्हीं बातों के साथ फोर्थ वाला पढ़ो। कोई भी चीज हम ऐसे ही नहीं समझाते। फोर्थ पढ़ो। अमाउंट स्पेंड एज लॉयर्स फी टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइड बिलोंग टू द प्लेंटिफ्स लैंड इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्लेंटिफ कौन होता है? बेसिकली जो कंप्लेन करता है, जो केस फाइल करता है, उसको प्लेंटिफ कहते हैं। कह रहा है अमाउंट आपने स्पेंड किया, खर्चा किया एज लॉयर फी, वकील को फीस दी। क्यों दी? डिफेंड करवा रहे थे एक सूट, क्लेमिंग दैट कि फर्म की फैक्ट्री जो है वो बिलोंग करती है किसी प्लेंटिफ को। उसको डिफेंड करने के लिए हमने जो लॉयर को फीस दी कि नहीं उसकी नहीं मेरी है, कह रहा वो कैपिटल नेचर है। कौन सा नेचर है वो? ट्रू और फॉल्स? ठीक है, समझ में आ गया? पढ़ के देखो। फॉल्स क्यों? लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइड बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ्स इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। बाय दिस एक्सपेंस नाइदर कोई एंड्यूरेबल बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर टू दैट व्हाट इज प्रेजेंटली अवेलेबल, जो इतना है उतना ही रहने वाला है, बढ़ने थोड़ा वाला है, नॉर कैपेसिटी ऑफ द एसेट विल बी इंक्रीज्ड। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टफ टास्क है, बट आप पढ़ के जाएंगे, रिवाइज करके जाएंगे तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि भाई ये कैपिटल नहीं, ये रेवेन्यू है, यानी ये हो गया भैया फॉल्स और ये था ट्रू। देखिए 4 मैंने बताए हैं, 5वां आप जो बोलेंगे ट्रू बोलेंगे मैं ट्रू मान लूंगा, फॉल्स बोलेंगे मैं फॉल्स मान लूंगा, मैं अपनी टिप्पणी नहीं करूंगा। पढ़ा मैं देता हूं। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ worn out part of machine
इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। वॉर्न आउट पार्ट मतलब होता है, वॉर्न आउट पार्ट मतलब पता है क्या मतलब? जो खराब हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हमने खर्चा किया, मशीन का जो पार्ट खराब हो गया उसको चेंज कराने के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे इस लाइन में लिखा है। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, सभी लोग फॉल्स बोल रहे हैं, जो आप बोलेंगे मैं वो मान लूंगा। कितने लोग फॉल्स बोल रहे हैं? हैंड रेज करें। ट्रू कोई नहीं बोल रहा है, ट्रू वाला कोई बच्चा नहीं, तो मैं मान लू फॉल्स, मान लू पक्का। नीचे आंसर चेक करूं ना करूं? चेक कर लूं? क्या बात है, आप लोग बिल्कुल और बिल्कुल सही निकल आए हैं। कैसे पता चला आपको कि ये फॉल्स है? उससे कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इंक्रीज हो नहीं रही, मेंटेन करने के लिए। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सिंस ये मेंटेनेंस का खर्चा है। और कौन सा है? सिक्स्थ, हाँ, एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द रिपेयर एंड वाइट वॉशिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन परचेज ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर रेवेन्यू एक्सपेंस। सामने वाली बिल्डिंग बिक रही थी, हमने उसको खरीद लिया, और खरीदने के बाद हमने कहा यार इसको थोड़ा पेंट वेंट करा देते हैं, जो चीजें खराब है वो सही करा देते हैं। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल। उसके बाद जब हमने खरीद ली तो हर साल मैं व्हाइट वॉश कराता हूं, तब वो रेवेन्यू। बिल्कुल ठीक है, यानी ये फॉल्स और ट्रू? फॉल्स। ओके, आप कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कौन सा था? सिक्स था। कौन सा था? सिक्स। हाँ, सिक्स का आंसर ये रहा। रिपेयरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग आर इंकर्ड टू पुट building in usable condition, these are the part of the cost of building, accordingly these are capital expenditure। जल्दी जल्दी करना चाहिए, हम लोग दूसरे टीचर की क्लास खा रहे हैं, ठीक है? दो और बचे हैं। expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure। मूवी दिखाने के लिए लाइसेंस चाहिए था हमें, हमने लाइसेंस लिया, उस पर जो खर्चा हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कैपिटल। एक नॉर्मली एक बार लाइसेंस लेते हैं तो आप आगे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ट्रू। जल्दी से इसको पढ़ाते हैं, कहां है कहां है? The cinema hall could not be started without license। बिना लाइसेंस के आप शुरू नहीं कर सकते। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू ऑब्टेन द लाइसेंस इज प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। ऑपरेट करने से पहले का खर्चा है, इसलिए कैपिटलाइज होगा, और वो एक्सपेंसेस को आप धीमे धीमे करके अमोर्टाइज करेंगे। अमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ करना, यानी थोड़ा थोड़ा खर्चा आपको पीएनएल में दिखाना पड़ेगा। आखिरी 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 आखिरी, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स which are necessary for the construction of cinema house and were demolished when the cinema house was ready। देखिए मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा ये क्या है, फिर आप ट्रू फॉल्स बताइएगा। आमतौर पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है ना, एक लैंड पड़ी है, वहां पे हम कंस्ट्रक्शन करें, में भी सिनेमा हॉल बना रहे हैं या फैक्ट्री बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो अब क्या होता है कि हमें सामान खरीदना होता है, सीमेंट, मोरंग, ईंटा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सीमेंट है, अब हमने खरीद ली, अब हमें दिक्कत ये आती है रखें कहां? अभी तो बन रही है, अभी बनना शुरू हुई है, खुला है, सब कुछ खुला एरिया है। अगर खुले में रख दिया और रात में बारिश हो गई तो सीमेंट पूरी खराब हो जाएगी, जम जाती है, वो खराब हो जाती है। तो आमतौर पे जो बड़ी बड़ी साइट्स होती है ना, वहां पे वो लोग क्या करते हैं, वहां पे एक टेम्परेरी बना लेते हैं, वर्कर्स भी वहां रुक जाते हैं। जो अगर बाहर दूर दराज के एरिया के वर्कर्स आप पकड़ के लाए हैं तो वो भी वहां रुक जाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं, और एक छोटी छोटी हट टाइप की टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर या ईंटों से बना लिया, वहां पे सीमेंट, मोरंग वगैरह जो ऐसी चीजें आपको लग रही खराब हो जाएंगी, सीमेंट वगैरह, वो रख देते हैं। जब बिल्डिंग पूरी बन जाती है, बढ़िया मॉल बन गया, तब वो अच्छी लगेगी देखने में, तो फिर उसको हटा देते हैं। तो उसमें जो खर्चा हुआ बनाने में, वो कौन सा नेचर का है? कैपिटल। रीजन में वो नहीं होता तो बिल्डिंग नहीं होती। तो बिल्कुल ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ओके। और कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हट्स कंस्ट्रक्टेड व्हेन नेसेसरी, व्हेन व्हिच आर नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस इज पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, देयरफॉर इसको कैपिटलाइज करना चाहिए। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क इलस्ट्रेशन 2, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको बताना है कि इसमें कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू, आप करके आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कुछ पूछना है किसी को? हाँ हाँ जी, पूछिए पूछिए पूछिए। ठीक है, हाँ 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 हाँ, हम्म। चलिए चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। आप इन्होंने कहा जैसे कि सर आपने कहा कि कोई भी खर्चा, हम आपके क्वेश्चन को रीफ्रेम कर रहे हैं, तब बताइएगा ये क्वेश्चन लिखनी। ये कह रहे हैं जैसा कि सर आपने कहा कि कोई भी खर्चा जब तक मशीन वगैरह आपने समझाई कि पुट टू यूज नहीं होती है ना, रेडी टू यूज, पुट टू यूज नहीं होती, तब तक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। यही बताया, यही है ना क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अगर वो जो आपने लैंड वाला एग्जाम्पल लिया कि आपने खरीद ली, फिर सब कुछ ठीक चल रहा था, बाद में माफिया आ गए, तो सर वो कैपिटल होना चाहिए क्योंकि वो पुट टू यूज तो नहीं हुआ था। यही है। किसने कहा पुट टू यूज नहीं हुआ? हाँ नहीं, हम बाहर चले गए थे, हमने खरीदी, हम बाहर चले गए।
हमारे बाहर जाने से लैंड तो यूज हो ही रही थी। पुट टू यूज मींस रेडी टू यूज। जैसे मैं आपको समझाता हूं, पुट टू यूज का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो चीज, वो आइटम आपने वाकई यूज किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमने ना अपने लिए सोफा खरीदा, अपने लिए मतलब अपने ऑफिस के लिए सोफा खरीदा कि लोग आएंगे बाहर से, है ना, गेस्ट आएंगे, कस्टमर आएंगे या क्वेरी करने के लिए लोग आएंगे और सोफे में बैठेंगे। 2 लाख रुपए का हमने बढ़िया सोफा खरीदा तन तना करके, अच्छा ठीक है। लोग आते थे, हम उनसे कहते थे सर बैठिए, कहते नहीं ऐसे ही ठीक लग रहा है। पूरे साल कोई बैठा ही नहीं। क्या पुट टू यूज हुआ कि नहीं हुआ? पुट टू यूज हो गया। पुट टू यूज मींस रेडी टू यूज। हमने अपने यहां ना एक जेनसेट खरीद के रखा है, जनरेटर। हमने सोचा है कि यार लाइट जाएगी तो उसको चलाएंगे। मोदी जी की, योगी जी की ऐसी कृपा रही, लाइट ही नहीं गई। पूरे साल लाइट नहीं गई, वो चला ही नहीं पाया। पुट टू यूज तो माना ही जाएगा इसको, आप इस पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। समझ में है ना? ठीक है, और एग्जाम्पल चाहिए? नहीं, पक्का? जैसे फायर एक्सटिंग्विशर, आपने ऑपरेटिव कंडीशन रखे हैं, अब ऑपरेट करने की भगवान की दया से आपको जरूरत ही ना पड़े, आप डेप्रिसिएशन तो क्लेम करेंगे ना। ठीक है, और कोई डाउट है किसी का? नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच।